हाय फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे लीनियर अलजेब्रा के बारे में। तो पहले हम डिस्क्लेमर देख लेते हैं। दिस वीडियो कंटेंट हैज़ बीन मेड अवेलेबल ओनली फॉर इंफॉर्मेशनल एंड एजुकेशन पर्पस ओनली। वी डू नॉट मेक एनी रिप्रेजेंटेशन और वारंटीज विद रिस्पेक्ट टू द एक्यूरेसी, एप्लीकेबिलिटी, फिटनेस और कंप्लीटनेस ऑफ द वीडियो कंटेंट। तो अभी हम शुरू करते हैं हमारे वीडियो कंटेंट के साथ। तो हम पहले देख लेते हैं ब्लॉक मैट्रिक्स इन्वर्जन के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसको हम 4 मैट्रिसेस में डिवाइड कर देते हैं। जैसे 4x4 मैट्रिक्स है, उसे हम 4 2x2 मैट्रिक्स में डिवाइड कर देते हैं और फिर उसका इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं इस फॉर्मूले से, जो आसान हो जाता है। फिर हम क्रेमर्स रूल देख लेते हैं। क्रेमर्स रूल में बेसिकली क्या है कि ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है नीचे, इसका 1 2 3 1, और इस 1 2 3 1 में आप जैसे ये y ढूंढ रहे हैं तो 3 4 रिप्लेस कर देगा इधर 2 1 को। x ढूंढ रहे हैं तो 3 4 रिप्लेस कर देगा इधर फर्स्ट पोजीशन में, और 2 1 एज इट इज सेम रहेगा। और ये डिटर्मिनेंट्स हैं, आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, एक्स वाई आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट चीज़ हम देख लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक m क्रॉस n मैट्रिक्स है जो कोएफिशिएंट्स के लिए है। तो जो m है, नंबर ऑफ रोज, डेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशंस, एंड जो n है, डेट इज नंबर ऑफ कॉलम्स, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ओके, सॉरी। हम नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक है सिस्टम ax इक्वल टू बी, उसके इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस है। अगर उसमें से कोई दो सॉल्यूशन x डैश एंड x डबल डैश हैं, तो हमें पता है कि ax डैश इक्वल टू बी एंड ax डबल डैश इक्वल टू बी। तो हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो a टाइम्स ऑफ मतलब a मल्टीप्लाइड बाय x डैश माइनस x डबल डैश इज इक्वल टू 0। सो विच टेल्स अस कि ax डबल डैश प्लस c टाइम्स, लेट c इज स्केलर मल्टीपल ऑफ दिस, इक्वल टू b। तो a मल्टीप्लाइड बाय एक्स डबल डैश प्लस सी टाइम्स एक्स डबल डैश माइनस एक्स डैश इक्वल टू बी। तो हमें सिर्फ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में दो सॉल्यूशन पता हो तो हम सी जो स्केलर मल्टीप्लायर है उसको वेरी करके बाकी सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट चीज देख लेते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। बेसिकली रो इंटरचेंजेस, एडिशन ऑफ अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अ रो टू अनदर रो, और स्केल मल्टीप्लाइंग बाय स्केलर टू अ पर्टिकुलर रो। ये तीन ऑपरेशंस को हम स्केलर रो मल्टीपल स्केलर रो ऑपरेशंस कहते हैं। अगर कॉलम्स पे किए जाए तो मतलब ये सॉरी, इनको एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस कहते हैं, और अगर कॉलम्स पे किए जाए तो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस कहते हैं। अगर यही आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे हो तो एलिमेंट्री मैट्रिसेस बन जाते हैं। ए एक्स इक्वल टू बी को अगर ए ऐसा एक पाइप सिंबल या बार सिंबल से आप रिप्रेजेंट करो और बी, तो इसको हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं। फिर हम देख लेते हैं रो एक्लन फॉर्म और रिड्यूस रो एक्लन फॉर्म के बारे में। तो बेसिकली हमारे पास कोई मैट्रिक्स दी हुई है, उससे हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा के रो एक्लन फॉर्म और रिड्यूस रो एक्लन फॉर्म में ला सकते हैं। रो एक्लन फॉर्म में क्या होता है कि आपने पहला एलिमेंट लिया, उससे पाइवट बनाया, उसके नीचे वाले एलिमेंट्स को आपने क्या किया, ज़ीरो बना दिया ये रो ऑपरेशन लगा के। फिर आपने उस रो को और उस पर्टिकुलर कॉलम को डिलीट किया, मान लीजिए मतलब अज्यूम कर लीजिए डिलीट किया, बाकी बचे हुए मैट्रिक्स पे गए, उसे एक नए मैट्रिक्स की तरह ट्रीट किया, सेम प्रोसेस रिपीट किया। जैसे इधर ये पाइवट हो गया, ये दो जीरो बन गए, ये पाइवट हो गया, इसके नीचे वाले को जीरो बना दिया एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा के, और ऐसे तीन पाइवट आ गए। अगर ये हो गया हमारा रो एक्लन फॉर्म। अगर इसे रेड्यूस रो एक्लन फॉर्म में करना है तो जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसे आप वन बना दीजिए रो, ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा के, और उसके ऊपर नीचे वाले जितने एलिमेंट्स हैं उनको आप जीरो बना दीजिए। जैसे इस केस में ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 आ जाएगा, 3x3 ओके, और ये हमारा रिड्यूस रो एक्लन फॉर्म हो गया। नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं फॉर एन ऑगमेंटेड सिस्टम। अगर इस टाइप का हमारे पास कोई रो बन जाता है तो इसका नो सॉल्यूशन होगा, क्योंकि जीरो टाइम्स x1 प्लस जीरो टाइम्स x2 प्लस जीरो टाइम्स x3 प्लस जीरो टाइम्स x4 इक्वल टू बी, ये कोई भी कंडीशन में पॉसिबल नहीं है अनटिल एंड अनलेस बी ज़ीरो हो जाए, और बी को हम एनी नंबर अदर देन ज़ीरो ले रहे हैं, मतलब रियल नंबर। नेक्स्ट चीज़ एक देख लेते हैं कि ए इफ एंड ओनली इफ बी का मतलब होता है ए इम्प्लाइज बी एंड बी इम्प्लाइज जेड, ये डबल इम्प्लीकेशन है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट चीज़ हम देख लेते हैं कि कोई लीनियर सिस्टम दिया हुआ है, उसको यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए हमें पता होता है कि नंबर ऑफ इक्वेशन इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल होना चाहिए। तो नंबर ऑफ इक्वेशन क्या है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ वेरिएबल क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नॉन जीरो रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होना चाहिए, रिक्वायर्ड कंडीशन है।
फिर इसके अलावा हम ट्राइंगुलर फैक्टराइजेशन देख लेते हैं। इसे कई जगह एलयू फैक्टराइजेशन या एलयू डीकम्पोजिशन भी कहते हैं। बेसिकली एल क्या है, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, यू क्या है, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया है 1 2 2 1 एज हियर शोन। उससे आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाइए, रो एक्लन फॉर्म में लाइए, वो आपका हो गया अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि आप रो इंटरचेंजेस नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा जो बाकी दो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हैं वो आप लगा सकते हैं। एक बार यू आ गया तो इधर आपने जो ऑपरेशन लगाया जैसे R2 - 2R1, उसका ऑपोजिट ऑपरेशन क्या है, R2 + 2R1, वो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे लगाइए, उससे आपका एल आ गया। एल यू को हमने मल्टीप्लाई किया, ए आ गया, ये वेरीफाई हो गया कि ये हो रहा है। अगर आप मल्टीपल स्टेप्स करते हैं तो आपको मल्टीपल टाइम्स वो रिवर्स ऑपरेशन लगा के एल ढूंढना होगा। नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं हम लोग कि अगर हमारे पास ये ए दिया है और इधर आई है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया, इसका हाँ आपने रेड्यूस रो एक्लन फॉर्म निकाला एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा के इस पूरे मैट्रिक्स पे, तो जब ये आई में चेंज हो जाएगा ये ए इनवर्स में चेंज हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ, ए एक्स इक्वल टू बी ले लेते हैं, एक्स को आपने डाला ए इनवर्स, बी है आपका आई, तो ए एक्स इक्वल टू बी। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाया ए और बी के ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पे, ये चेंज हो गया, आई एक्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स आ गया। एक्स हमें पता है ए इनवर्स है, तो आई टाइम्स ए इनवर्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, तो ए दिस मैट्रिक्स इज ए इनवर्स। तो इस तरह आप किसी मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चीज़ हम देखेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन। बेसिकली लीनियर कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट जैसे ये सिस्टम दिया हुआ है तो x1 टाइम्स x1 के जो इधर कोएफिशिएंट्स है दोनों इक्वेशन में वो लिख दिए, ये 1 है 2 नहीं है। नेक्स्ट चीज़ x2 लिखा, उसके कोएफिशिएंट्स लिख दिया एज इट इज़, ये आ गया। इसे हम कहते हैं ऑल्सो नोन एज वेक्टर इक्वेशन। फिर हम देखेंगे स्पैन। स्पैन क्या होता है, बेसिकली कि अगर आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है मान लीजिए ए, तो अगर ए जो है उसके जो कॉलम्स हैं उन हर एक कॉलम को एक वेक्टर इक्वेशन में लिखा जाए। ओके, जैसे अल्फा 1 मतलब सी, मान लीजिए CI कोई एक पर्टिकुलर स्केलर मल्टीपल है, तो C1 V1 मतलब V1 इधर कॉलम्स ले रहे हैं हम लोग ऑफ द मैट्रिक्स ए, तो स्पैन क्या हो गया, C1 V1 + C2 V2 एंड सो ऑन। बेसिकली आम लीनियर कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं हम लोग ऑफ द कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो अगर बी इस लीनियर कॉम्बिनेशन में है तभी तो उसका सॉल्यूशन मिलेगा एक्स इक्वल टू बी सिस्टम का, नहीं तो हमें सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। नेक्स्ट चीज़ ये है कि एक्स इक्वल टू 0 का अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो वो क्या कहते हैं, वो तभी पॉसिबल है अगर रो एक्लन फॉर्म ऑफ ए हैज एटलीस्ट वन वेरिएबल। अगर ये ऐसा क्यों है, ये इसलिए ऐसा है क्योंकि हमें पता है एक्स इक्वल टू 0 का अगर क्या कहते हैं अपना ये ट्रिवियल सॉल्यूशन ही है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। लीनियरली इंडिपेंडेंट है मतलब उसमें कोई फ्री वेरिएबल है नहीं, पर यहाँ पे दिया हुआ है कि फ्री वेरिएबल है मतलब वो लीनियरली डिपेंडेंट है। लीनियरली डिपेंडेंट है तो एक्स इक्वल टू 0 का कोई ना कोई नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और वही बात इधर लिखी हुई है। नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं, अगर हम रो एक्लन फॉर्म में रिड्यूस कर रहे हैं तो जहाँ पे हमें पाइवट्स मिले वो पाइवट एंट्रीज हो गई, जहाँ पे नहीं मिले वो फ्री वेरिएबल्स हो गए। ओके, उसके अलावा अगर Ax इक्वल टू बी का एक सॉल्यूशन P दिया हुआ है और Ax इक्वल टू 0 का VH सॉल्यूशन सेट दिया हुआ है, तो हम दोनों को ऐड कर लेंगे, AP + A टाइम्स VH इक्वल टू B + 0, तो A टाइम्स P + VH इक्वल टू B। तो VH इज अ सॉल्यूशन सेट, हम उसमें से सॉल्यूशन निकाल लेके इधर रखते जाएंगे। P हमारे पास एक सॉल्यूशन है और हमें ये X के सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे। ओके, और अगर किसी भी मैट्रिक्स में फ्री वेरिएबल्स हैं तो वो फ्री वेरिएबल के टर्म्स में हम अपना सॉल्यूशन ला सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं लीनियर इंडिपेंडेंस एंड लीनियर डिपेंडेंस। बेसिकली लीनियर इंडिपेंडेंस का ये मतलब है कि अगर आप किसी भी वेक्टर को किसी मतलब बेसिकली एक्स इक्वल टू 0 का सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए। इसका ये मतलब है कि किसी भी एक वेक्टर को आप बाकी वेक्टर्स जो वेक्टर सेट में हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस नहीं कर पाए, और जो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाते हैं। सिंपल। नेक्स्ट चीज़ है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है टी टाइम मतलब टी टाइम्स नहीं, टी इज़ अ फंक्शन,
टी ऑफ यू प्लस वी इज इक्वल टू टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी, और टी ऑफ सी यू इक्वल टू सी टाइम्स टी ऑफ यू, सी इज अ स्केलर मल्टीपल। तो ये दो अगर कंडीशन कुछ कोई सेटिफाई करता है तो वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के एग्जांपल्स क्या है? रोटेशन, एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन। ओके, बेसिकली हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास एक दिया हुआ है, मान लीजिए कोऑर्डिनेट एक्सिस आई हैट एंड जे हैट, अगर हम इसे 2i हैट 2j हैट बना देते हैं तो हमारे पास जो पहले 1 1 पॉइंट था वो 2 पॉइंट हो जाएगा। तो हमने इसको क्या किया है, एक्सपांड कर दिया है। ऐसे ही हम, तो बेसिकली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाते समय आपको ध्यान में क्या रखना होता है कि जो ग्रिड लाइंस हैं, हाँ, वो हमेशा पैरेलल रहें और इक्वली स्पेस्ड रहें। ये दो रिक्वायर्ड कंडीशंस है, और बेसिकली इसका यही मतलब है कि ये दो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। उसके अलावा अगर हमारे पास टी ऑफ x1 x2 x3 xn तक दिया हुआ है, तो अगर ये जो हमारे पास आउटपुट आया इन आर एम वो x1 x2 xn सो ऑन xn तक के लीनियर कॉम्बिनेशंस हैं, तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अब नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं कि अगर हमारे पास ये जो होता है ना कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, इसका इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड मैट्रिक्स ऑफ टी। अगर टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम आर एन टू आर एम, ये एन नहीं है, ये एम है, ध्यान रखिएगा। तो जो हमारे पास लीनियर मैट्रिक्स स्टैंडर्ड मैट्रिक्स होगा, स्टैंडर्ड मैट्रिक्स होगा, वो एम क्रॉस एन ऑर्डर का होगा। अगर हमें कहना है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 to 1 है, तो हम क्या कहते हैं, कोई फंक्शन 1 to 1 कब होता है? जब एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी हो, मतलब इट इम्प्लाइज ए इक्वल टू बी होना चाहिए, मतलब टी ऑफ ए इक्वल टू टी ऑफ बी। तो टी ऑफ ए माइनस टी ऑफ बी इक्वल टू ज़ीरो, तो टी ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू ज़ीरो। ऐसा क्यों? ये प्रॉपर्टी लगा दी। तो ए माइनस बी को हमने यू रखा, टी ऑफ यू इक्वल टू ज़ीरो, ए इक्वल टू बी, ए बी इधर आया, ए माइनस बी इक्वल टू ज़ीरो, ए माइनस बी को यू रखा, तो टी ऑफ यू इक्वल टू ज़ीरो इम्प्लॉइज यू इक्वल टू ज़ीरो। और यही हमने इधर लिखा है, डेट टी ऑफ यू इक्वल टू ज़ीरो देन यू मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो हमें पता चल जाएगा ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक 1 1 फंक्शन है, मतलब 1 1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ये एग्जांपल दिया हुआ है 2 0 0 2, ये स्टैंडर्ड मैट्रिक्स हो गया x5, 2 टाइम्स x प्लस 0 टाइम्स y इज 2x, ये 2 टाइम्स x, मतलब 2 टाइम्स स्केल कर रहा है, जूम कर रहा है, ऐसा कह सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं कि अगर आर एन ऑन टू आर एम हमें मैप करना है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को ऑन टू बनाना है, तो हमें क्या पता है, आर एम का हर पॉइंट सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा, मतलब कॉलम्स ऑफ ए शुड स्पेन आर एम, तभी वो ऑन टू हो पाएगा। फिर 1 1 है तो उसके लिए कॉलम्स ऑफ ए शुड बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमने देखा टी ऑफ यू इक्वल टू ज़ीरो, दैट मीन्स यू इक्वल टू ज़ीरो। अब आप मान लीजिए कि स्टैंडर्ड मैट्रिक्स ए है, ये एक्स है, ये बी है, तो ए एक्स इक्वल टू ज़ीरो का सोल्यूशन सिर्फ ट्रिवियल आना चाहिए, और ये बी इधर ज़ीरो हो गया, ए एक्स का सोल्यूशन यू ज़ीरो आ गया, तो ये ट्रिवियल सॉल्यूशन आ गया, मतलब ये 1 1 है तो उसके लिए वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब अगर ऑन टू है, स्पैन कर रहा है आरएम को, मतलब हर रो में एक हमारे पास पाइवट पोजीशन है, और क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, मतलब कोई फ्री वेरिएबल नहीं है, मतलब हर कॉलम में भी एक पाइवट पोजीशन है, क्योंकि हर कॉलम में पाइवट पोजीशन है, हर रो में पाइवट पोजीशन है, तो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब एन इक्वल टू एम। तो ये बाइजेक्टिव की कंडीशन हो गई। उसके अलावा इन्वर्टेबल मैट्रिक्स की कंडीशन रिक्वायर क्यों है, वो आप कमेंट्स में कमेंट कर दीजिएगा अपना आंसर। और ये जस्ट जो मैंने अभी इधर एक्सप्लेन किया वही इधर लिखा हुआ, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ हम ये देख लेते हैं कि सबस्पेस क्या होता है। सबस्पेस इज बेसिकली नथिंग बट अ सेट एच इन आर एन दैट हैज द फॉलोइंग थ्री प्रॉपर्टीज। पहला, उसमें जीरो वेक्टर होना चाहिए। दूसरा, अगर उसमें u वेक्टर और v वेक्टर है तो उसमें u प्लस v वेक्टर भी होना चाहिए। तीसरा, अगर उसमें u वेक्टर है तो उसमें c टाइम्स ऑफ u वेक्टर भी होना चाहिए। b और c पॉइंट को हम क्या कह सकते हैं कि u वेक्टर है और v वेक्टर है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u एंड v वेक्टर शुड ऑल्सो बी देयर। जीरो, ये सी नहीं है, ये जीरो है, जीरो इज कॉल्ड अ ट्रिवियल स्पेस ऑफ सबस्पेस ऑफ आर एन। आर टू के सबस्पेस क्या होते हैं? जीरो, डेट इज ट्रिवियल सबस्पेस, ओरिजिन पासिंग, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और आर टू। आर थ्री के सबस्पेस क्या है? ट्रिवियल सॉल्यूशन, मतलब ट्रिवियल सॉल्यूशन दैट इज ट्रिवियल सबस्पेस जीरो, लाइन थ्रू ओरिजिन, प्लेन थ्रू ओरिजिन एंड आर थ्री। इसका एग्जांपल है एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, वो इन तीनों को सेटिस्फाई कर लेगा, वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है कॉलम स्पेस ऑफ ए। इट इज़ बेसिकली ऑल द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम्स ऑफ ए। ओके, कॉलम स्पेस ऑफ ए इक्वल टू रो स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज।
ए ट्रांसपोज लेंगे तो जो पहले रो कॉलम्स थे वो अभी रोज बन गए। नेक्स्ट चीज़ है नल स्पेस ऑफ ए, दैट इज नथिंग बट द solutions of ax equal to 0, where this homogeneous equation ax equal to 0. Basis is nothing but the minimum number of vectors that we require to span the subspace H. तो बेस एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें मान लीजिए एक मैट्रिक्स दिया है ए ऐसा, अगर हमें उसका हमने उसका रो एक्लन फॉर्म निकाल लिया, ओके, दो पाइवट पोजीशंस है, ये दो पाइवट पोजीशंस है, तो हमें पता है ये दो काफ़ी R2 को स्पैन करने के लिए, तो ये 1 1 0 2 ये नहीं लेंगे, यहाँ से लेंगे 1 1 0 2, ये हमारे हो गए बेसिस फॉर कॉलम स्पेस ऑफ ए। हम मिनिमम वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, ओके, डेट आर लीनियरली इंडिपेंडेंट टू स्पैन R2, ओके। हम अभी ए एक्स इक्वल टू 0 का सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं फॉर नल स्पेस ए एक्स इक्वल टू 0। तो हमें ये सॉल्व करने से मिलता है कि नल स्पेस इज एनी स्केलर मल्टीपल ऑफ 1 माइनस ऑफ 1, ओके। अब क्योंकि इसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस आ गए पर हमें मिनिमम वेक्टर्स चाहिए, तो बेसिस क्या हो गया नल स्पेस ऑफ ए का, सिर्फ 1 माइनस हाफ और 1 हो गया। बेसिस ऑफ रो स्पेस क्या है ऑफ ए, ये दो कॉलम्स में पाइवट पोजीशंस हैं 1 0 माइनस 1 0 2 1 1 0 माइनस 1 1 2 0, सॉरी हाँ ये 1 2 0 यहाँ से आएगा। नेक्स्ट चीज़ हम देख लेते हैं कि रैंक और नलिटी क्या है। रैंक इज द नंबर ऑफ पाइवट पोजीशंस, नलिटी इज द नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स। तो नंबर ऑफ पाइवट पोजीशंस प्लस नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कॉलम, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट चीज़ है कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ एक्स रिलेटिव टू द बेसिस बी। एक बार हमने बेसिस निकाल लिया और हमें अगर कोई वेक्टर दिया है एक्स, कोऑर्डिनेट वेक्टर एक्स, तो हम एक्स इक्वल टू सी वन बी वन प्लस सी टू बी टू एंड सो ऑन करेंगे, और ये वेक्टर है सी वन सी टू सी एन, बी वन बी टू बी एन जो है मतलब अप टू बी एन वो हो गए बेसिस, ओके। तो इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ एक्स रिलेटिव टू बेसिस बी। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम। डिटर्मिनेंट, अगर कोई ये डायगोनल मैट्रिक्स है बाकी सब जीरो हैं तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, डेट ऑफ ए बी इक्वल टू डेट ए डेट बी, ओके। इफ ए इज इनवर्टेबल डेट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डेट ए एडजॉइन ए इक्वल टू डेट ए आई एन। एडजॉइन ए क्या चीज़ है, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ द कोफैक्टर्स। नेक्स्ट चीज़ है एम इक्वल टू ए बी सी डी, वेर एम इज एम प्लस एन क्रॉस एम प्लस एन मैट्रिक्स। ए बी सी डी की डायमेंशन दी हुई हैं, ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लीजिए। इफ डी इज इन्वर्टेबल देन डेट ऑफ एम इक्वल टू डेट ऑफ ए माइनस बी डी इनवर्स सी इंटू डेट ऑफ डी। ये कई क्वेश्चन में काम आता है, तो ये आपको याद रहे तो अच्छा है। और बस थैंक यू, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।